नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और बुनियादी टकराव पर बात करने वाले हैं। यह टकराव है देश में एक मजबूत विनिर्माण आधार यानी असली मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने और सिर्फ सट्टा वित्तीयकरण यानी फाइनेंशियल मार्केट्स में सट्टेबाजी तक सीमित रह जाने के बीच का। हाल ही में दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने उद्योग जगत को एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। उनका सीधा सा कहना है कि हम असल बुनियादी चीजों का निर्माण करने के बजाय सिर्फ ट्रेडिंग पर फोकस कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था और निवेश को समझने वाले हम सभी लोगों के लिए यह विषय लिटरली एक आंखें खोलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। और इस पूरे विश्लेषण को हम इस एक बेहद स्पष्ट और सच कहें तो काफी कड़वे सच के साथ शुरू करते हैं। उदय कोटक का ये कथन इस बात पर जोर देता है कि हमारी वैश्विक व्यवस्था अब एक आदिवासी यानी ट्राइबल युग की ओर लौट रही है। ये वो दौर है जहां नियम कानूनों से चलने वाले ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा अहमियत भौतिक संपत्ति और सैन्य शक्ति की है। दुनिया भर में जो मौजूदा संघर्ष चल रहे हैं वो इसी बात का सबूत है कि अंत में जिसके पास सैन्य ताकत और असल भौतिक संसाधन है, जीत उसी की होगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, बदलती वैश्विक व्यवस्था। दूसरा, व्यापारी बनाम राष्ट्र निर्माता। तीसरा, कारखानों के ऊपर फैमिली ऑफिस का बढ़ता दबदबा। चौथा, नौकरशाही और नीतिगत हस्तक्षेप। और अंत में धैर्यवान पूंजी यानी पेशेंट कैपिटल की रणनीतियां। आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बदलती वैश्विक व्यवस्था और आदिवासी वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर ये जो बदलाव हो रहा है उसके बारे में। अगर हम इतिहास को देखें तो 1960 के दशक में अमेरिका ने वित्तीयकरण और सर्विस सेक्टर की ओर जाने से पहले अपने औद्योगिक ढांचे को बेहद मजबूत किया था। फिर 2000 का दशक आया जहां चीन ने बड़े पैमाने पर निर्माण किया और पूरी दुनिया का कारखाना बन गया। वैश्विक निर्माण का 30% हिस्सा उनके पास है। लेकिन आज हम वापस उसी आदिवासी युग में लौट रहे हैं जहां फाइनेंशियल एसेट से ज्यादा महत्व असल कारखानों और अपनी ऊर्जा स्वतंत्रता का है। साफ है कि बड़े देश पहले अपना आर्थिक और भौतिक आधार सुरक्षित करते हैं और फिर वित्तीयकरण की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि जोखिम सच में बहुत बड़े हैं। पूरी दुनिया, खासकर यूरोप जैसे क्षेत्र, अपना रक्षा बजट तेजी से बढ़ा रहे हैं। वहीं भारत के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरत का यानी तेल और एलएनजी का 88% हिस्सा आयात करते हैं। सोचिए, अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई भी अड़चन आती है तो यहाँ सप्लाई लेड इन्फ्लेशन यानी भारी महंगाई आ जाएगी। और तो और एआई के आने के बाद सर्विस सेक्टर भी अब पहले की तरह नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा है। और यही बात हमें हमारे दूसरे हिस्से की ओर ले जाती है, व्यापारी बनाम राष्ट्र निर्माता यानी भारत का समय से पहले वित्तीयकरण। ये तुलना पूरी स्थिति को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। सिर्फ आयातित सामानों को जोड़ने और असली औद्योगिक जोखिम उठाने में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ हमारे पास व्यापारी मानसिकता है जहां बाहर से ईवी सेल या सोलर पैनल मंगाकर बस यहां असेंबल कर दिए जाते हैं और सारा फोकस इस बात पर होता है कि आईपीओ से पहले कंपनी की वैल्यूएशन कैसे बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ है निर्माता मानसिकता, जो रातों रात अमीर बनने के बजाय बड़े पैमाने पर कारखाने लगाने, धैर्यवान पूंजी का इस्तेमाल करने और असली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने का जोखिम उठाती है। जरा इस भारी भरकम आंकड़े पर गौर करें। 75 लाख करोड़ रुपए भारत में म्यूचुअल फंड्स का AUM इस विशाल स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये पूंजी वास्तव में राष्ट्र निर्माण कर रही है या फिर ये सिर्फ कुछ 100 वित्तीय संस्थानों और शेयर बाजार के बीच ही गोल गोल घूम रही है, जबकि असल में इसे जमीन पर कारखाने लगाने में निवेश होना चाहिए था। औद्योगिक पैमाने की ये कमी यहाँ साफ नजर आती है। अमेरिका जैसे देश में जहाँ 80 ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वहीं भारत में ये संख्या उंगलियों पर गिनने लायक है, सिर्फ 8। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए चीन की सिर्फ एक कंपनी BYD अकेले 60 लाख वाहनों का निर्यात करती है। हमारा पैमाना अभी इसके मुकाबले बहुत बहुत छोटा है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, कारखानों पर भारी फैमिली ऑफिस। ये दिखाता है कि कैसे हमारी प्राइवेट कैपिटल के आवंटन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। यहाँ फैमिली ऑफिस के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। बड़े व्यापारिक घरानों की जो नई पीढ़ी है वो अब शायद कठिन उद्यमशीलता वाले जोखिम नहीं लेना चाहती।
नए बड़े कारखाने स्थापित करने के बजाय उनका झुकाव अपनी मौजूदा संपत्ति को मैनेज करने, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने और रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए फैमिली ऑफिस खोलने की तरफ ज्यादा है। इस बात को गुरुजी और गुड़ खाने वाले बच्चे की कहानी से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। कहानी का सार ये है कि गुरुजी पहले खुद गुड़ खाना छोड़ते हैं, तब जाकर बच्चे को उपदेश देते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर देश के टॉप उद्योगपति खुद कारखाने लगाने के बजाय सट्टेबाजी और शेयर बाजार की वैल्यूएशन को तरजीह देंगे तो पूरा बाजार भी उसी रास्ते पर चल पड़ेगा। सही लीडरशिप हमेशा ऊपर से ही आनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर कोई सिर्फ सट्टेबाजी ही कर रहा है। ओला की गीगा फैक्ट्री इसका एक दुर्लभ लेकिन बहुत ही कम आंका गया उदाहरण है। उन्होंने चेन्नई के पास एक विशाल फैक्ट्री बनाई और बैटरी बनाने जैसे मुश्किल बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जोखिम उठाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस व्यापारी प्रधान संस्कृति में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षा की तारीफ होने के बजाय अक्सर इसकी तीखी आलोचना की जाती है। ये असल ब्रिक एंड मोटार मॉडल की ओर लौटने का एक बहुत ही रेयर उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं भाग 4 पर, नौकरशाही और नीतिगत हस्तक्षेप। आखिर प्राइवेट कैपिटल नए कारखाने लगाने से हिचकिचाती क्यों है? तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अक्सर दिए जाने वाले बहानों और ज़मीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। तर्क दिया जाता है कि लाल फीताशाही है या बाजार में मांग नहीं है, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई प्रमोटर्स अपनी पूंजी को लिक्विडेट करके फैमिली ऑफिस में लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। चीन में शंघाई ऑटो जैसी सरकारी कंपनियों ने ये साबित कर दिया है कि अगर बड़े पैमाने पर काम किया जाए तो मांग और क्षमता दोनों पैदा की जा सकती हैं। इस बिंदु को साबित करने के लिए ये एक बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल है। भारत में अत्यधिक क्षमता घरेलू कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें अक्सर एक बिजनेस की तरह नहीं बल्कि एक चैरिटी की तरह चलाया जाता है। जरा सोचिए, अगर हमारी तेल विपणन कंपनियां यानी ओएमसी को बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के काम करने दिया जाए तो उनके स्टॉक की कीमतें और उनकी क्षमता 5 गुना तक बढ़ सकती है। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम और 5वें भाग पर आते हैं, धैर्यवान पूंजी यानी पेशेंट कैपिटल की रणनीतियां। ये निवेशकों के लिए एक तरह की प्लेबुक है। स्टॉक की कीमतों के पीछे भागने का जो जुनून है, जैसे किसी भी तरह शेयर का प्राइस 12,000 रुपए तक पहुंचा देना, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है। इसके विपरीत वास्तविक आर्थिक विस्तार के लिए एक अलग नजरिया चाहिए। हमें घरेलू बचत को मैन्युफैक्चरिंग में लगाना होगा, ब्रिक एंड मोटार इंटीग्रेशन को रिवॉर्ड करना होगा और सबसे अहम बात, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए शुरुआत में कम मार्जिन को भी स्वीकार करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे सफल औद्योगिक देशों ने किया है। तो निवेशकों के लिए ठोस रणनीतियां क्या हैं? पहला, घरेलू बचत को सीधे मैन्युफैक्चरिंग की ओर मोड़ा जाए। दूसरा, एक लंबी अवधि वाले पेशेंट कैपिटल का नजरिया अपनाया जाए। तीसरा, ऐसी कंपनियों को सपोर्ट करें जो सच में जमीन पर कारखाने लगा रही हैं। और चौथा, हर तिमाही के मार्जिन के इस जुनून को छोड़ना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम आने वाले ऊर्जा और महंगाई के झटकों के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। और अंत में, ये एक ऐसा विचारोत्तेजक प्रश्न है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। क्या भारत की आने वाली संपत्ति दुनिया की जरूरत के नए उत्पाद बनाकर बनेगी, या केवल जो उत्पाद हमारे पास पहले से हैं सिर्फ उनका व्यापार करके? ये एक ऐसा चुनाव है जो तय करेगा कि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी में उलझे रहेंगे या एक असली राष्ट्र निर्माण करेंगे। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।